हमारा जो क्रैश कोर्स है जूलॉजी का, उसका ये पहला लेक्चर जो होगा वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंड सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन पे होगा। इट्स रेगुलेशन होगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लास्ट के 10 से 12 साल में देखोगे ना, हर बार कहीं 10 नंबर में, 15 नंबर में और 20 नंबर में आता रहता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको प्रिपेयर जब आप करते हो ना, तो इससे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखोगे तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आपके सिलेबस में है, सेल कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है, सेल सिग्नलिंग आपके सिलेबस में है, इम्यूनिटी का एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है वो आपके सिलेबस में है। जब तक आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रेजेंट मॉलिक्यूलर लेवल पे जो है वो जब तक आपको आएगा नहीं ना, तो यहाँ पे आप कहानी लिखना स्टार्ट करोगे। तो ज़रूरी ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को जब हम डेप्थ में पढ़ते हैं तो ये सारी कुछ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चरल पे जो इंट्रैक्शन होता है उसके बाद जो सिस्टम आता है उसको उससे रिलेटेड होता है। तो आपको बाद में इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यूपीएससी ऐसा है भी नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिग्नल रिसेप्शन एंड ये ट्रांसडक्शन पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। फ्लूइडिटी तो ऑलरेडी है। और देखेंगे रोल ऑफ लिपिड इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये इंडोसाइटिस, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के बारे में है। इसी तरह से आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी हो गया। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को जब आप एनालाइज करोगे तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पे है वो बेसिकली 3 एरियाज पे आता है। वो 3 एरिया कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चर, फ्लूइडिटी, तीसरा है ट्रांसपोर्ट पे। तो ट्रांसपोर्ट भी बेसिकली रिसेंट में अगर आप देखोगे ना तो 2 एरिया पे क्वेश्चन है, स्मॉल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट और लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। इन दोनों का आंसर अलग है। जनरली हम एक ही चीज़ को समझ के आंसर दे देते हैं, बट ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं स्ट्रक्चर को। आप स्ट्रक्चर देखोगे तो जनरली हम जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का बात आता है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में आएगा। यही सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है, तो हम इसी के बारे में लिखते हैं स्ट्रक्चर में। मगर बेसिकली क्या है कि ये 1956 या 1960 के आसपास आया हुआ है। ये अब से लगभग कितना 60 ईयर्स बीच गए हैं। तो हमारी जो प्रेजेंट मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग है, जो रिसर्च है, वो फ्लूइड मोज़ाइक के कि जो क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या और मॉडिफिकेशन है, या और जो उसकी रिसर्च पे जो पता चला है, अगर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं ना अपनी स्ट्रक्चर के एक्सप्लेनेशन में, तो आंसर आपका जो है ना वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों को हम जब आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो पहले चीज़ कंपोनेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है उसमें क्या है, एम्पीपैथिक लिपिड होगा। एम्पीपैथिक लिपिड में का मतलब है हाइड्रोफिलिक जो हेड है वो आउटसाइड की तरफ होगा, हाइड्रोफिलिक फोबिक जो टेल है वो इनसाइड की तरफ होगा। ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये जो टेल बनाई है और ये जो टेल बनाई है, दोनों में अंतर है। ये टेल जो बेसिकली है सैचुरेटेड लिपिड की है। अनसैचुरेटेड लिपिड में क्या होता है, किंक होता है, मतलब बेंडिंग होती है, जिसकी वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें। अभी हम इसको बताएंगे यूज़ कहाँ करना है। बेसिकली इसका सबसे यूज़, इस डायग्राम को ज़्यादा हम ना एक्सप्लेन करते हैं फ्लूइडिटी के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से जब प्रोटीन के बारे में आते हैं, प्रोटीन जनरली हम पहले जो बनाते थे ऐसे ऐसे डंडी जैसा बना देते थे। जब 12th में आप पढ़ते होंगे ना, इस तरह से आप बना देते थे। बट नहीं, हमें अब क्या करना है, हमें अब जो प्रेजेंट मॉलिक्यूलर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें ये है कि जो प्रोटीन होती है वो जो बाहर का पार्ट होता है वो तो नॉर्मल
कार्बोहाइड्रेट से अटैच है, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और इन सब में होता है, मगर जो इंटरसेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जैसे यहाँ पे आप आके देखो तो ये जो पार्ट है ये अल्फा हेलिकल नेचर में है। ठीक है, ये आप एग्जाम में जानबूझ के बनाएंगे, क्यों, रीजन क्या है, ये अल्फा हेलिकल जो पार्ट है ये भी हाइड्रोफोबिक होता है, और जो लिपिड की जो टेल वाला पार्ट है, ये बीच का पार्ट, ये भी हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब क्या है इसका, कि जो प्रोटीन और लिपिड का इंटरेक्शन इस प्रकार से है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी जब आप डायग्राम बनाओगे तो जानबूझ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, और उसमें इस तरह के मॉडिफिकेशन उसमें लिख देंगे कि अर्लियर जो प्रोटीन जानी जाती थी एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक, बट लेटर ऑन द डिस्कवरी इंट्रेंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, पहले ये इनको जाना जाता था, बट लेटर जो डिस्कवरी हुआ उसमें बात जाना गया कि प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है वो बहुत अलग अलग टाइप के है। कुछ इसको बोलेंगे मोनोटाइपिक बोलेंगे, ये सिंगल अल्फा हेलिकल पास होगा, मल्टी पास वाला होगा, फ्रेनिलैंकल प्रोटीन हो गया, इस तरह के। देखिए पूरा ये दोनों डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला इनमें से एक ही डायग्राम एग्जाम में आप बनाने की कोशिश करिएगा। जब अगर ये सारे प्रोटीन आप नहीं दिखा पाते हैं तो बस सिंपली बस मेंशन करना है कि बाय अनविन एंड हेंडरसन की डिस्कवरी से ये पता चलता है कि अनविन एंड हेंडरसन की डिस्कवरी से ये पता चलता है कि जो प्रोटीन का जो बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, तो जिनके एक दो के नाम लिख देना आप इनमें से इनके, बस उतना सा ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ये जो अरेंजमेंट आप समझ लेते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, तब आपको ये समझ में आता है कि कैसे डिफरेंट कंडीशन पर फ्लूइडिटी वर्क करती है। डिफरेंट कंडीशन मतलब हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ठीक है, किस तरह से कोई आउटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटरेक्ट करता है। एग्जाम्पल के देखोगे ना तो HIV जो वायरस होता है हमारा, वो हमारे सेल के अंदर में इंटर करता है। तो हम अपने देखा कौन सा CD4 हमारे में होता है ना, CD4, और एक रिसेप्टर होता है CCR5। ठीक है, और इसका GP प्रोटीन 120 और GP41 होता है। ठीक है, हमारी सेल में जो ये स्पेसिफिक जोन है जहाँ पे CD4 और CCR5 एक जगह पे होते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं, इस जो स्पेसिफिक लोकेशन को क्या बोलते हैं हम, लिपिड रैफ्ट बोलते हैं। लिपिड रैफ्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक माइक्रो डोमेन एरिया है। मतलब इतने बड़ा सा आप एग्जाम्पल के समझिए, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इतना छोटे छोटे से एक माइक्रो डोमेन एरिया होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो डोमेन एरिया स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो परमिएबिलिटी, ट्रांसपोर्ट और सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर ये कहीं से भी गड़बड़ाएगा, मतलब अगर लिपिड रैफ्ट का स्ट्रक्चर किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे टेम्परेचर से हो या किसी मेडिसिन से हो या किसी भी वजह से गड़बड़ाता है, तो अल्टीमेटली कोई ना कोई आपको डिजीज़ के फॉर्म में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि परमिबिलिटी गड़बड़ाएगी तो किसी हार्मोन या जो एंजाइम का फंक्शन गड़बड़ा जाएगा, ट्रांसपोर्ट गड़बड़ होगा, सेल टू सेल इंट्रैक्शन अगर गड़बड़ हो जाए तो डेवलपमेंट बायोलॉजी में अलग अलग टाइप के सिंड्रोम हो जाएंगे। तो ये जो प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि हम किस तरह से हमारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर का यहाँ पे कहानी हुआ।
उसी तरह से हमने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में नहीं डिस्कस किया है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, कोवेंटली अटैच्ड होते हैं प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। तो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन ग्लूकोसामीन एंड गैलेक्टोसामीन, जब ब्लड ग्रुप आपका ए होता है और बी होता है, ये आप जेनेटिक्स में जब पढ़ोगे ना, केमिकल्स ऑफ जेनेटिक्स में, केमिकल एंड जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप का जो आपके सिलेबस में है, उसमें आप देखोगे ना, ये जो जीन है, एलील होंगे, ये अलग अलग टाइप के इंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एनालिस्टिक गैलेक्टोसामीन एन ग्लूकोज या एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, गैलेक्टोसामीन होता है, गैलेक्टोसामीन होगा। ये क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्पेसिफिक प्रकार के, ये डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो ये सरफेस लेवल पे होते हैं। उसी तरह से अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट होंगे जो सेल एडेशन, एंटीबॉडी, एंटीजन के इंटरेक्शन में होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा पार्ट, कंपोनेंट कौन सा फंक्शन करता है, ये आपको स्ट्रक्चर में बताना है। उसके बाद छोटा छोटा सा ये फंक्शन आपको आंसर में, मतलब उसी के साइड में पॉइंट्स में लिख देना। बहुत ज़्यादा डिटेल आपके पास इतना टाइम नहीं होगा वहाँ पे, बस मेंशन कर देना, उससे ये एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। आगे चलते हैं, बाकी आते हैं रोल ऑफ लिपिड इन फ्लूइडिटी, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होंगे वो टाइटली, सैचुरेटेड फैट आपको मैंने वो डायग्राम दिखाया था, ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से मैंने बोला था कि ये स्ट्रेट लाइन है, लगभग बेंडिंग नहीं है। जबकि जो अनसैचुरेटेड होगा वहाँ पे बेंडिंग होगा। ये बेंडिंग होने से क्या है कि जो कंपैक्ट पैकिंग नहीं होती, जिसके वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अनसैचुरेटेड फैट जब ज़्यादा होगा तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। और उसके बाद जैसे फैटी एसिड चेन जो है, शॉर्टर लेंथ की जो शॉर्टर फैटी एसिड चेन्स हैं उसका भी इंट्रैक्शन कम होगा, तो जिसके वजह से उसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज कर जाएगी। लॉन्गर चेन वाले जो फैटी एसिड होंगे उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो जिसके वजह से फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाती है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है, आपकी फ्लूइडिटी को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो हाई टेम्परेचर पे ये फ्लूइडिटी को रिड्यूस कर देगा, जबकि लो टेम्परेचर पे फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसी तरह से लिपिड रैफ क्या होता है, स्फिंगी लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और ये थोड़ा सा लेस फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के, मैंने बोला ना कि ये इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है इस स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, जो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए होते हैं, जो जिसके वजह से ये एक लेस रिजिड पार्ट है, मगर अलग अलग सिग्नलिंग एंड ट्रैफिकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अलग रोल प्ले करता है। कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या होगा, अनसैचुरेटेड और शॉर्टर फैटी एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से मेंटेन फ्लूइडिटी इंप्रूव करनी होती है, ठीक है। उसी तरह से वार्म एनवायरनमेंट में फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए सैचुरेटेड लिपिड और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये है रोल ऑफ लिपिड इन फ्लूइडिटी में। तो ये आप चीज़ इसमें आपको पूरा जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये दोनों आंसर हो गए आपका, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइडिटी हो गया आपका, और दूसरा फ्लूइड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और दूसरा फ्लूइडिटी के बारे में हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा देखिए रियल में एग्जाम में लिख पाना पॉसिबल नहीं है। आपको सीधा क्या करना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, एम्पीपैथिक लिपिड के बारे में बताना है, थोड़ा सा लिपिड ड्राइव के बारे में इसमें बता के इसी में नीचे ही बता देंगे ना, तो आपके आंसर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद अल्फा हेलिकल प्रोटीन का बताना है, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा बनाना है, एक एग्जाम्पल दे देना है ब्लड ग्रुप ए बी का, और उसके साथ जो एंजाइम की सिंथेसिस होगी आगे चल के आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स ऑफ ब्लड ग्रुप में, ठीक है। तो ये कहानी हो गई अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, और किस तरह से लिपिड अपने फ्लूइडिटी में रोल प्ले करता है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, ये अब ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन है। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या है, जब आप प्रोटीन मतलब ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहले तो आते हैं,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से आएंगे? सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा आएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, ये जो पैसिव है ये सब स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए है, लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट इससे नहीं होगा। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप का समझिए, स्मॉल मॉलिक्यूल को रिलेटेड मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल में आपने देखा होगा एक्टिव, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और ये लार्ज मॉलिक्यूल में कौन कौन सा आएगा? इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा क्या है आपसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें डायरेक्टली एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट वन मॉलिक्यूल और आयंस मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द assistance of a specific transport protein. It does not require ATP. ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा हाई टू लो कंसंट्रेशन पे, और एक कैरियर स्पेसिफिक प्रोटीन होगी जो इसके ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करेगी। ठीक है, इसको रिलेटेड एक्सप्लेन करने के लिए जोनाथन, प्रोफेस बाय कॉन्फॉर्मेशनल चेंज थ्योरी बाय जोनाथन सिंगर ने एक्सप्लेन किया था कैरियर प्रोटीन के बारे में। उनका कहना था कि हाई कंसंट्रेशन ये कैरियर प्रोटीन होती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, जिस पे एक साइड से जब प्रोटीन इससे इंटरेक्ट करती है, जो भी सब्सटेंस सपोज करिए ग्लूकोज है या GLUT कैरियर हुआ इसका, इस पे जब इंटरेक्ट करती है तो इसमें चेंजेस आते हैं। चेंजेस आने की वजह से क्या होता है कि ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो जाता है बिना विदाउट किसी एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी एटीपी के, विदाउट एटीपी इस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ब्लड कैरियर के थ्रू हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ब्लड के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उससे कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चरल चेंज आता है। स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से ग्लूकोज का ट्रांसफर इनसाइड की तरफ हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है, बाकी एग्जाम्पल में आपको दे दिए गए हैं। अब देखिएगा बहुत से एग्जाम्पल हैं लिगेंड टाइप के, टाइप्स ऑफ लिगेंड। कैरियर प्रोटीन के बारे में इसमें देखो बता दिया गया, कैरियर प्रोटीन ग्लट वाला हो गया, आयन चैनल्स हो गया, और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल में जैसे देखा होगा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, वहाँ पे जब लिगेंड टच करता है तो वहाँ पे फिर सोडियम और पोटेशियम का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसे लिगेंड बेस्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल आएगा मैकेनिकल। देखिए मैकेनिकल में जब ईयर वाला जब आप देखेंगे ना, इनर ईयर हेयर सेल, साउंड वेव आती है, फिर आयन चैनल का होता है, फिर नॉर इम्पल्स होता है। तो ये भी एग्जांपल आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है। ठीक है, लिगेंड गेटेड चैनल, ये एसिटिल कोलिन, याद होगा कि एसिटिल कोलिन रिसेप्टर होते हैं ना, जब एक्सोसाइटोसिस होता है तो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होगा, एसिटिल कोलिन लिगेंड पे अटैच करेगा तो उसके सोडियम और पोटेशियम मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये जोनाथन का कंसेप्ट बताएंगे कॉन्फॉर्मेशनल थ्योरी के बाद, और सीधे आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स के बारे में बताना कर देना है। तो कैरियर प्रोटीन का एग्जाम्पल एक ग्लट वाला दे देंगे आप। ठीक है, फिर गेटेड वाले चैनल में आप वोल्टेज वाला दे देंगे एसिटिल कोलिन का, और दूसरा एक एग्जाम्पल ये आप कह सकते हैं इनर ईयर का साउंड वेव की। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके कहाँ कौन से हैं,
फैसिलिटेड डिफ्यूजन के हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्लियर होता है। ठीक है, अब ये पूछता है मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकाउंट द प्लाज्मा विद सूटेबल एग्जांपल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी इस जो क्वेश्चन में हम बात करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट के में बात करेंगे कि स्मॉल, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम बात कर रहे हैं स्मॉल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो प्रकार का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें एनर्जी डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाने के लिए एटीपीज का इस्तेमाल होगा, जबकि सेकेंडरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसमें डायरेक्टली एटीपी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को समझते हैं। यहां पे इनर साइड में साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या है, आप देखेंगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम है। तो सोडियम को बाहर करने के लिए और पोटेशियम के अंदर आने के लिए पहले ये सोडियम पोटेशियम एटीपीज, जो सोडियम पोटेशियम एटीपीज, ठीक है, ये पंप होंगे, है ना। तो इसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे एटीपीज का यूज होगा, सोडियम बाहर जाएगा, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गएंगे। तो यहाँ जो एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हुआ है सोडियम का, जिसके वजह से ये सोडियम क्या होगा, इनर अंदर आने की कोशिश करेगा। ये जो ग्रेडियंट की वजह से एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होगा, इसी ग्रेडियंट के फ्लो के साथ में ग्लूकोज अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ में चला आता है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, इसको बोलेंगे सिम्पोर्ट। ठीक है, तो ये है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट समझने के लिए ध्यान से समझते हैं पहले। डीएनए बना, डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, बीच की आरएनए और आरएनए हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन का होता है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन होगा और उसके बाद जो फाइनल प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, फाइनल प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन जो होगा वो कहाँ होता है, इन गोल्गी बॉडी में होता है। ठीक है, फिर गोल्गी बॉडी से आप देखेंगे कि प्रोटीन दो जगह जाएगा, एक लाइसोसोम की तरफ जाएगा, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर की तरफ जाएगा, सिक्रीटरी सेल के बाहर जाएगा। सिक्रीटरी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं हम, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि प्रोटीनीशियस हार्मोन है एपिनेफ्रीन। ठीक है, अब उसको ब्लड स्ट्रीम में जाना है तो पहले वो बनेगा डीएनए, एमआरएनए, प्रोटीन बना, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहले इसका मॉडिफिकेशन होगा, फाइनल मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, गोल्गी बॉडी में, फिर वो इस रूट के थ्रू ब्लड वेसल्स में आएगा। ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल बनेगा, मतलब इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल बनेगा, उसका ट्रांसपोर्ट गोल्गी बॉडी में होगा। तो यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होगा और यहाँ के लिए इंडोसाइटोसिस होगा, फिर इसी तरह से यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होगा और ये फाइनली सेल के बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, मार्फोजेंस, ठीक है, इन सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनका बल्क में ट्रांसपोर्ट होता है।
मतलब एकदम रैपिड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर का करना, एक एक करके नहीं जाएगा, वहाँ पे जाके ढेर सारे वेसिकल्स आएंगे, वो बर्स्ट करते हैं, तभी रैपिड रिएक्शन होता है। तो इस तरह का जो एक फ्लो है, मतलब ये देख रहे होंगे, डीएनए बनना, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफिकेशन होना, फिर गोल्गी बॉडी में होना, और फाइनली लाइजोसोम में जो प्रोटीन है वो उनका वहाँ तक पहुँचना, और बाहर ये सेक्रेटरी ब्लड वेसल में आने के लिए सेक्रेटरी पैथवे की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आने का। ये अब ये जो जितना मूवमेंट है इसको बोलते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम अब 1 बाय 1 चलते हैं, ये कैसे होता है। एक मिनट, इसको हमने इरेज कर दिया। ठीक है, अब आते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस कहाँ कहाँ पे होती है? इंडोसाइटोसिस जब आप देखेंगे, अल्फा फैगोसाइटोसिस इम्यून सेल के, जब नेचुरल किलर सेल का जब एक्शन पड़ेंगे ना, तो नेचुरल किलर सेल किस तरह से सेल को मारता है, अल्फा ग्रेन्यूल, ये बहुत टाइप के ग्रेन्यूल होते हैं, उसमें एक अल्फा ग्रेन्यूल्स क्या होता है कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटर कर जाता है, वो स्वेलिंग होता है, ब्लबिंग होता है, उसके बाद सेल का डेथ हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से वाटर या बाकी कुछ सब्सटेंस के लिए इंटेस्टाइनल में होता है। ये रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, क्लैथरिन मीडिएटेड, क्लैथरिन प्रोटीन से रिलेटेड होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के अपटेक के लिए होता है। एक्सोसाइटोसिस बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिल कोलिन हो गया, हमारा हार्मोन हो गया, इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है। चलिए मैकेनिज्म के बारे में हम डीप में समझते हैं। जो वेसिकल बनेगा, सपोज करिए कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये यहाँ से एक वेसिकल बना। ठीक है, ये इस जो वेसिकल बना है इसका एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके वेसिकल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं? एक रैप प्रोटीन होती है जो जीटीपीज के अंदर होती है। ये बेसिकली टारगेट को क्या है, रिकॉग्नाइज करती है। टारगेट रिकॉग्निशन के बाद क्या होगा, जीटीपीज का हाइड्रोलिसिस होता है, जीटीपी चेंज होता है जीएमपी में। ठीक है, स्नेयर प्रोटीन स्नेयर ये वेसिकल का है तो इसको वी स्नेयर बोलेंगे, और जो टारगेट जिससे ये फ्यूजन होगा उसको टी स्नेयर बोलेंगे। ये प्रोटीन होगा। ये कार्गो रिसेप्टर है, मतलब जो ये जो कार्गो है, मतलब जिस कार्गो जिसको बोलेंगे जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये रिसेप्टर हुआ। ठीक है, ये फ्रिमलेस स्पेस हो गया, ये चीज़ है। तो वेसिकल के ये कंपोनेंट है। अब हम समझते हैं इंडोसाइटोसिस कैसे हो रही है। यहाँ पे ध्यान से आइए, इंडोसाइटोसिस क्या है? इंडोसाइटोसिस रिसेप्टर है, ये वही है कार्गो रिसेप्टर जिसे हम बोल रहे हैं। कार्गो रिसेप्टर आपके सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, वहाँ पे जब जाके कोई कार्गो वहाँ पे अटैच्ड होगा। कार्गो का मतलब है प्रोटीन हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, हार्मोन्स हो गए, और मॉर्फोजन इस तरह के सब्सटेंस हो गए, ये रिसेप्टर पे अटैच होंगे। जैसे ही ये अटैच होंगे, साइटोसेलिक साइड में क्या होगा कि यहाँ पे क्लैथर अडेप्टर प्रोटीन अटैच होगा, यहाँ पे ब्लेबिंग होगी। जैसे आप देखेंगे कैल्वियोलाई करके सब्सटेंस होता है, इसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। ये जो आपका जो मेम्ब्रेन है इसको बेंड करेगा। बेंड करने के बाद यहाँ पे एडेप्टर प्रोटीन का एडेशन होगा, फिर क्लैथरिन प्रोटीन आएगा, और यहाँ पे ही स्नेयर प्रोटीन होता है। ये इसको बोलेंगे वी स्नेयर प्रोटीन। ठीक है, अब ये बनने के बाद ये ब्लेबिंग टाइप का होगा, और ये वेसिकल के डायनेमिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है इससे ब्रेकडाउन होने के लिए। ये पूरा जो सिस्टम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको इंडोसाइटोसिस के कंसेप्ट में। ठीक है, हम डिटेल में इसको देखेंगे अभी। अब आते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये यहाँ से हटा, मतलब यहाँ से ब्रेकडाउन होने के बाद ये आगे की तरफ चलेगा, सब्सटेंस इसमें से रिलीज हो जाएगा, टूट के आगे की तरफ चलेगा। अब ये इसका फ्यूज़न दूसरी जगह पे कैसे क्या होगा, ये हम चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा डोनर मेम्ब्रेन हुआ, यहाँ से जीटीपी आपको बोला ही है, वही रैप प्रोटीन, और ये दूसरा आरएफ असेंबली टाइप का भी प्रोटीन होता है उसमें। कोड प्रोटीन बहुत टाइप के होते हैं, कोप 1, कोप 2, ठीक है, क्लैथरिन, कैल्वियोलाई, इस तरह के बहुत से प्रोटीन होंगे जिनका नाम होता है, वो बुक में दिया होगा, उसमें आप अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है। ये जो वेसिकल है यहाँ से टूट के जब बाहर आएगा, जो बाकी कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए थे उसके साथ में बाहर आएगा, ठीक है। वी स्नेयर हो गया, स्नैप प्रोटीन हो गया, रैप प्रोटीन है। रैप प्रोटीन का काम क्या है, जो टारगेट मेम्ब्रेन है उसके साथ इंटरेक्ट करके ये जानना कि यही रियल टारगेट है। यहाँ पे सेक प्रोटीन 1 से और आरबी का इंटरेक्शन होता है, वी से स्नेयर और वी स्नेयर और टी स्नेयर का इंटरेक्शन होगा। इन सारों के बीच में इंटरेक्शन होने से क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये हाइड्रोलिसिस होगी, टारगेट मेम्ब्रेन और वेसिकल मेम्ब्रेन के बीच में फ्यूजन होगा, अल्टीमेटली सब्सटेंस बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। जैसे सपोज करिए एसिटिल क्लोलीन जो होता है वो बेसिकली एक वेसिकल के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, एसिटिल कोलिन। उसका एग्जांपल आप यहाँ पे समझिए, ये वेसिकल के अंदर में होता है और पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कैसे जाता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये बाहर की तरफ जाएगा। तो उस पर वी स्नेयर प्रोटीन होगा आपके वेसिकल पे, वो जाके टारगेट मेम्ब्रेन जो होती है उस पर टी स्नेयर प्रोटीन होता है। वी स्नेयर और टी स्नेयर के बीच में फ्यूजन होगा, अल्टीमेटली ये जाके बाहर की तरफ सब्सटेंस पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारे जो पॉइजन्स हैं, जैसे बॉटुलिज्म जो डिजीज़ होती है, कोलेस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म करके, उसमें क्या है कि ये जो वी स्नेह और टी प्रोटीन के इंट्रैक्शन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, डायग्राम प्रिपेयर करना है और उसके साइड में ही सब कुछ लिखना है, बाकी डिटेल आप नहीं लिख सकते जब वहाँ पे। इसमें रोथमैन करके साइंटिस्ट है 2013 में, इसमें नॉन कैथरीन मीडिएटेड के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2013 में। तो उसके बारे में बुक में दिया होगा, वो थोड़ा बहुत आप उसमें से देख लेते हैं। इनका मेंशन कर सकते हैं कि रोथमैन का 8 स्टेप, रोथमैन्स 8 स्टेप मॉडल ऑफ एंटीरोगेट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। आपको कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बनाना है, साथ में वो 8 स्टेप लिख देने हैं, दैट्स सिंपल, ठीक है। हेडिंग में लिख देना है और बाकी थोड़ा बहुत कोड प्रोटीन के बारे में बता देना है इस वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बताते समय। क्लोड प्रोटीन के बाद बता देना है ये वी स्नेयर प्रोटीन एंड टी स्नेयर प्रोटीन के बारे में बता देना है, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको हार्मोन का दे देना है, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर, मॉर्फोजेंस, इन सब का बारे में बता देना। तो ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साइड में आपको ये सब लिखना है जो भी लिखना है। तो ये डायग्राम प्रिपेयर करेंगे वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब बल्क ट्रांसपोर्ट के लिए या लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद साइड में लिखेंगे और रोथमैन का नाम लिख देंगे क्योंकि इनको 2013 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। अब अगर देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एसिटिल कोलिन हो गया या हार्मोन्स का रिलीज़ होना, ये सारा सब वेसिकुल के थ्रू होता है। इंटीग्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्या होता है कि अब जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ना, वो प्रोटीन का बेसिकली सिंथेसिस होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर गोल्गी बॉडी में जाता है, उसके बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कहीं भी जाके वो इंटरेक्ट करता है। तो बल्क में ट्रांसपोर्ट इसके थ्रू ही होता है। अब सेलुलर कम्युनिकेशन है, ये भी एसिटिल कोलिन कम्युनिकेशन का फॉर्म है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हार्मोन हो गए और मॉर्फेजेंस हो गए, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स भी इसी के इम्पॉर्टेंट, मतलब इसी के वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होते हैं। तो इनके रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर सेल्यूलर कम्युनिकेशन जैसे ही गड़बड़ा जाएगा तो आपका डेवलपमेंट गड़बड़ा जाएगा। मतलब डेवलपमेंट बायोलॉजी में आप जब जो भी पढ़ेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजर लेवल पे पढ़ें, ग्रेस्टुलेशन में पढ़ें, तो वन स्टेप अनदर स्टेप के बीच में एक कम्युनिकेशन होता है, वो डिफरेंट मॉर्फोजन के रिलीज पे डिपेंड करता है। और मॉर्फोजन का रिलीज बेसिकली डिपेंड करेगा किस तरह से वेसिकुलर सिस्टम आपका काम कर रहा है। अगर ये चीज़ें गड़बड़ाएंगी तो आपके बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज में जैसे
एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा फ्लैग हो जाता है अल्जाइमर डिजीज़ में। पार्किंसन डिजीज़ होती है जो प्रोटीन होती है, पार्किंसन डिजीज में म्यूटेशन होता है जीन इन्वॉल्व इन वेसिकल ट्रैफिकिंग में। उसी तरह से लाइजोसोम में जो इंजाइम्स होते हैं, अगर वो भी सही से ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये इस तरह का डिजीज हो जाएगा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लोराइड के जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटीन का रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो भी उसमें डिफेक्ट होगा तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाएगा। आपको CFTR प्रोटीन ट्रैफिकिंग का कंसेप्ट होगा। तो बाकी डिटेल में यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी दी गई हैं। तो ये है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो हमने इनिशियल में हमने डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी हमसे डिस्कस हो गई, प्लाज्म और ट्रांसपोर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा कोई और क्वेश्चंस मेरे ख्याल से है नहीं इसमें, मतलब जो भी और देखेंगे तो इसमें और कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है जो बाकी कोई जो इसमें डील नहीं हो रहा है। अगर कोई डील होगा तो आप लोग हमें बता दीजिएगा, वो हम अलग से उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। बाकी ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हमने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है।